अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को, वकला को और उसके साथ ही पंजाब पुलिस को बहुत से जिसे आप कहते हैं ना हदूद क़यूद और तरीक़ेकार सिखाए गए हैं। वो सब आपके सामने रखती हूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ कि ये हुआ क्या। आज सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक जो खुद नोटिस है, 2014 से चलता ये नोटिस है, उसकी समाअत थी। उसमें वक्त के साथ साथ अक़लियतों के साथ जो होने वाले वाक़यात हैं, वो जब जब आए, उनमें दरख्वास्तें आई और फिर वो क्लब होके बहुत सारे केसेस का एक जिसे आप कहते हैं मलहूबा सुप्रीम कोर्ट के सामने था। लेकिन हाल ही में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था जड़ांवाला में, जहाँ पर फैसलाबाद के करीब ये इलाका है, जहाँ पर मसीही बरादरी के कई गिरजाघर और उसके साथ घरों को नजर आतिश कर दिया गया था। और वो इंतहा पसंद थे जिन्होंने इस बुनियाद पर उनके घरों को नजर आतिश किया था कि उन्होंने कोई ब्लास्फेमी यानी तौहीन मजहब के मुर्तकिब हुए हैं मसीह, और इस वजह से उन्होंने एक जत्था था वो कई घंटे वहाँ पर घरों को जलाता रहा, तशद्दुद करता रहा और हमारी पंजाब पुलिस वहाँ खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही थी। लेकिन कुछ अहम ये मामला इसलिए है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जब अभी वो चीफ नहीं बने थे और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो ये वाक़या हुआ था 16 अगस्त 2023 को और चीफ जस्टिस इस वाक़े के ठीक 1-2 रोज़ के बाद जड़ांवाला खुद गए थे अपनी अहलिया के हमरा और वहाँ जाकर उन्होंने तमाम तर मामलात को खुद देखा था। और फिर तभी ये सवालात उठे थे कि अगर कल को ये मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के सामने फिक्स होता है, तो फिर वो इसको कैसे देखेंगे? क्या इसमें वो राय पहले ही कायम नहीं कर चुके? क्या ये उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? और फिर आज जब ये केस टेकअप हुआ तो कुछ ऐसा ही लगा। पहले ये बात करते हैं कि आज की समाअत शुरू कैसे हुई। सुबह 9:30 बजे केस टेकअप होता है, सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये केस था और इकराम चौधरी जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के वकील थे। वो अदालत के सामने पेश होते हैं और क्योंकि ये अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक केस है, इसमें सिर्फ जड़ांवाला वाक़े का ज़िक्र नहीं था, दीगर मामलात भी थे। तो इसमें सिख बरादरी के कुछ जिसे आप कह सकते हैं रहनुमा, वो पेश हुए और गुरुद्वारों से मुतालिक कुछ मामला था। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने सवाल ये कर दिया कि पूरे मुल्क में गुरुद्वारे कितने हैं? तो इस पर गुरुद्वारों के मामले पर जो वकील थे इकराम चौधरी, उन्होंने ये कहा कि जो अभी अदालत के सामने मामला है वो सिर्फ 6 गुरुद्वारों की हद तक है। दीगर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके 12 वॉल्यूम मतरूका वक्फ इमलाक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुकी है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पूरे मुल्क में कितने गुरुद्वारे हैं? आप हक़ाइक़ अवाम से क्यों छुपा रहे हैं? आप अवाम के सामने सच क्यों लाना नहीं चाहते? तो उस पर जो है वो इकराम चौधरी ने कहा कि ये मौजूदा केस सिर्फ 6 गुरुद्वारों का है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने उन्हें मुखातिब करके कहा कि आप कुछ तो अदालत का एहतराम करें। तो कहते हैं इकराम चौधरी कि अदालत भी कुछ मेरा एहतराम करे। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने उन्हें कहा कि आप रोस्टम से हट जाएँ, चले जाएँ। और फिर उन्होंने कहा कि आजकल तो इखलाकियात बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। तो इकराम चौधरी ने ये कहा कि मैं 35 साल से वकालत कर रहा हूँ और आपको लगता है कि इखलाकियात सिर्फ आपको आती हैं। यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा से 1 टू 1 आ गए थे आज इकराम चौधरी साहब और फिर वो शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि आप मेरी भी इज़्ज़त की जाए, मैं बार का सीनियर मेंबर हूँ, मैं इस कोर्ट का ऑफिसर हूँ, क्योंकि आपको पता है लॉयर्स ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस कोर्ट का ऑफिसर हूँ और आप मेरी इस तरह से तज़हीक नहीं कर सकते। लेकिन खैर चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को ठंडा किया उनके साथी जजेस ने, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, और इकराम चौधरी के लिए जो वकला थे वो उठे और उन्होंने उनको बराबर कुर्सी पर बिठा दिया। और उसके बाद फिर चेयरमैन जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है उनको बुलाया गया। फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने गुरुद्वारों और मुल्क भर में जो हिंदुओं के टेम्पल्स बने हुए हैं, उन मंदिर जो बने हुए हैं, उन सब की तफसीलात, उन सब की तस्वीर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर नशर करने यानी पर अपलोड करने का हुक्म दिया। कहा कि उसमें तमाम तर तफसीलात शामिल कर दें ताकि ये वाला जो इबहम है वो ख़त्म हो जाए कि कितने मंदिर हैं कितने नहीं हैं। तो खैर ये मामला था और उसके बाद फिर असल मामला आया जड़ांवाला वाक़े से मुतालिक। जड़ांवाला वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा वहाँ गए थे तो उसके बाद ही सैमुअल प्यारे जो कि मसीही बरादरी के एक रहनुमा भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि जो अक़लियती बरादरी के हकूक़ से मुतालिक खुद नोटिस है उसी के साथ ये केस भी समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर भी किया, उसमें रिपोर्ट मांगी। आज जब रिपोर्ट जमा हुई तो रिपोर्ट को तो देखते ही चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट कुछ यूँ थी कि उसमें जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस पेश हो रहे थे जड़ांवाला से, उन्होंने अदालत को ये बताया कि जड़ांवाला वाक़े में मुलव्विस जो अफराद थे वो 304 अफराद थे, उनको गिरफ्तार किया गया। कई ने बेल्स भी ले ली, लेकिन 22 टोटल एफआईआर्स दर्ज हुई थी। उन एफआईआर्स के ऊपर चालान उनमें से 18 पर जमा हो गए हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने कहा कि 6 माह गुजरने के बाद भी
अगर अभी तक 18 ही चालान जमा हुए तो आप कर क्या रहे हैं। वहां से मामला कुछ बिगड़ा और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने वो जो दरख्वास्त थी, यानी सॉरी जो रिपोर्ट थी, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये रिपोर्ट के नाम पर भी ना ये धब्बा इसको रद्दी की टोकरी में जाना चाहिए, हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने कुछ इमरान खान को चोट कराते हुए ये भी कहा कि इस्लामोफोबिया से मुतालिक हम दुनिया में तो बड़ा प्रचार करते हैं, ढंडोरा पीटते हैं, लेकिन अपने मुल्क में हम उस मामले को नहीं देखते। और फिर आज चीफ जस्टिस कादी फैज़ क्योंकि खुद जड़ावाला से होकर आए हुए थे, तो उनको हकायक कुछ पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन पर मामूर थे इस वाक़े की, उनसे ज़्यादा हकायक मालूम थे, कुछ ज़्यादा हकायक उनको एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से भी ज़्यादा मालूम थे। और उन्होंने ये कहा कि जो जड़ावाला वाक़या पेश आया था, वो पेश इस तरह से आया था कि कुछ कुरानी औराक को ये इल्ज़ाम था कि नस्ब किया गया है किसी जगह पर बाहर तज़हीक आमेज़ तरीके से, और उन कुरानी औराक के साथ जो पेस्ट करने वाला है उसने अपना जिसे कहते हैं ना आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड भी वहाँ रख दिया। और सुबह फजर के वक्त जमा हुए तमाम मुसलमान, और उन्होंने कहा कि ये तो किसी मसीही ने किया क्योंकि एक मसीही का आईडी कार्ड रखा है। और उसके बाद उन्होंने मसीही बरादरी के खिलाफ जाके एफआईआर्स भी दर्ज कराई, ब्लास्फेमी की, और उसके साथ ये भी जो है वो फैसला किया कि उनके घरों और गिरजाघरों को नजर आतिश कर दिया जाए विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जस्ट टेकिंग लॉ इन योर हैंड। वो ये सब करने लगे। तो ये मामला आज हमें बताया चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने। इससे पहले तो मीडिया पर भी बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन इतनी डेप्थ से किसी ने नहीं बताया था क्योंकि शायद वहाँ गए कम लोग, और वहाँ जो जाने वाले लोग थे उनसे जाहिर है ये तफसीलात शेयर हुई होंगी, लेकिन मीडिया के ऊपर इस तरह से एक्यूरेटली इतना रिपोर्ट नहीं हो सका था। कुछ गलती हम अपने एंड पर भी मान लेते हैं, चीफ जस्टिस कादी फैज़ कहते हैं गलतियाँ तस्लीम कर लेनी चाहिए। तो खैर ये मामला था, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट थी वो मुस्तरद कर रहे थे। उनके सामने जो दरख्वास्त गुजार सैमुअल प्यारे थे वो वीडियो लिंक से मौजूद थे। उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो अटैकर्स थे, यानी जिन्होंने जड़ावाला वाक़ये में अटैक किया था, उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से था, टीएलपी एक मजहबी जमात से। और ये मामला ब्रेक हो गई थी बीच में 11 से 11:30 की, 11:30 के बाद आकर चीफ जस्टिस कादी फैज़ को कोई घंटे एक के बाद याद आया कि मजहबी जमात का जिक्र हो रहा था। तो जब मजहबी जमात का नाम आया तो उन्होंने कहा ये वही मजहबी जमात है धरने वाली। रियासत ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, हालांकि उसने धरना केस के फैसले, फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ रिव्यू भी नहीं दायर किया था, तो कम अज कम उनकी हद तक तो फैसले पर अमल दरामद होता। लेकिन रियासत ने बजाय फैसले पर अमल दरामद करने के आज भी उनके पीछे खड़ी हुई है, और इसी वजह से ये वाकयात हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखते वो लोग फिर वो कौमें कामयाब नहीं होती। उन्होंने कहा, अफसोस का इजहार चीफ जस्टिस कादी फैज़ कर रहे थे, लेकिन फिर टीएलपी से बात निकल के कब मीडिया पर आ गई, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। वकील फैसल सिद्दीकी अदालत के सामने मौजूद थे और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जड़ावाला के जो रहने वाले हैं रिहायशी, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने कहा कि अब दरख्वास्तें ऐसे ही नहीं मुकर्रर हो जाती, अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है और उसको सब लोग याद रखें। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने उसका हवाला देते हुए एकदम कहा कि दरख्वास्तें आती हैं और हमें मीडिया से पता चलता है, मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले नहीं करता। अब कल क्या हुआ था कि इलेक्शंस को कलअदम करार देने की एक दरख्वास्त दायर हुई थी, जो कि मीडिया पर रिपोर्ट हुई और आज डॉन अखबार ने उसको शाया भी किया। तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ कहते हैं कल सारे टीवी चैनल्स एक दरख्वास्त के मुतालिक बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई, और चीफ जस्टिस को पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई है। और फिर कहा कि आज सुबह ही जो है अखबार, मुल्क का बड़ा अखबार है, उसमें भी वो दरख्वास्त का जिक्र था। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आजकल हर कोई मोबाइल पकड़ के ये समझता है कि वो सहाफ़ी है और वहाँ उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। यानी चीफ जस्टिस कादी फैज़ का शायद मौक़िफ़ ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त आए तो वो पहले चीफ जस्टिस के नॉलेज में जानी चाहिए, उसके बाद हमें उसकी खबर चलानी चाहिए, उससे पहले नहीं चलानी चाहिए। हालांकि यूजुअल जो एक प्रैक्टिस है वो ये है कि जब कोई अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लेकर आता है तो हम उसको ये पता कर लेते हैं कि उस पर नंबर अलॉट हो गया है। अगर नंबर अलॉट हो गया है, वो दरख्वास्त आइनी दरख्वास्त है, वो मुफादे आमा की दरख्वास्त है, मौजूदा इलेक्शन से मुतालिक है, वो दरख्वास्त कुछ ये थी कि जो इलेक्शन है उनको कलअदम करार दें और री पोलिंग का हुक्म दे सुप्रीम कोर्ट, जो कि एंटायरली इम्पॉसिबल है। अल्लाह अल्लाह करके तो इलेक्शन हुए। तो चीफ जस्टिस कुछ बरहम शायद इसलिए हो गए कि उनकी दी हुई तारीख पर इलेक्शन हुए और हाउ डेयर समबडी फाइल अ पिटीशन सेइंग कि इसको कलअदम करार दे दें। तो यहाँ से मामला फिर थोड़ा ख़राब हुआ। उन्होंने मीडिया को सिखाया कि आपको आज़ादी सहाफ़त ज़रूर हासिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इदारों को बर्बाद करना शुरू कर दें। यानी आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये चला रहे हैं कि वहाँ कोई दरख्वास्त दायर हो गई है। फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने यह भी कहा कि जो दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ दायर हुई थी उससे मुतालिक मीडिया के किरदार पर आए।
उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो देखता नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं करता, और ये बात वो पहली बार नहीं कह रहे थे, बार-बार कह चुके हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि ये नोट्स लेना शुरू कर दें कि कैसे करना है। खैर, स्टेपिंग अहेड, अगली बात ये हुई कि फिर पंजाब पुलिस के किरदार की बात आई। पंजाब पुलिस के किरदार पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने फैसले में, अपने हुक्मनामे में ये लिखवाया है कि पंजाब पुलिस जानती है कि इन्वेस्टिगेशन में वो ये जानती है कि हमलावर कौन थे, यानी वो टीएलपी के थे। लेकिन पंजाब पुलिस कमज़ोर और बुज़दिली का मुज़ाहिरा कर रही है, उन लोगों के नाम लेते हुए, के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। लेकिन चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि हम एक और मौका दे रहे हैं पंजाब पुलिस को कि वो रिपोर्ट जमा कराए, जिम्मेदारान का नाम ले, उनका तयन करे, और अगर इस दफ़ा रिपोर्ट ना जमा करा सकी पंजाब पुलिस, तो फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो कंसर्न्ड अफसरान होंगे उनको मुअत्तल किया जाएगा। आज के समात में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई कि जो एसपी इन्वेस्टिगेशन जड़ावाला अदालत के सामने मौजूद थे, उनके किरदार को लेके चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बरहम हो जाते हैं, वो उनसे बार-बार पूछ रहे थे कि क्या टीएलपी के लोग हैं जिन्होंने हमला किया था जड़ावाला के लोगों के ऊपर? तो उस पे पहले वो कन्फ्यूज़ हो गए, शायद उनको आवाज़ नहीं आई होगी, इतना लेवरेज हमें देना चाहिए। तो एसपी इन्वेस्टिगेशन ने ये कहा कि नहीं। और फिर जब दोबारा थोड़ी देर बाद उन्होंने रिपीटेडली सवाल किया कि वही लोग थे, तो फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि जी, टीएलपी से कुछ लोगों की एफिलिएशन साबित हुई है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पहले एक टाइम पे उनको डपट दिया जब उन्होंने पूछा कि बताएं कौन लोग थे, तो पुलिस वाले जो साहब मौजूद थे उन्होंने ये सवाल कर लिया कि ओ सॉरी, साहब नहीं कहते, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज साहब कहने से भी मना किया। वो कहते हैं आपने साहब कह के इन सारे पुलिस वालों का दिमाग ख़राब कर दिया। तो खैर, चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल ये किया एसपी इन्वेस्टिगेशन से कि आप क्या टीएलपी के लोग थे? तो एसपी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि सर, आप ये पूछ रहे हैं कि जो वो लोग थे वो ये इस जड़ावाला वाक़े से मुतालिक? तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उन्हें कहते हैं नहीं, आपके घर के मामले के ऊपर। ज़ाहिर है मैं यही पूछ रहा हूँ। तो ये वाली जब डाँट पड़ी एसपी इन्वेस्टिगेशन को, तो वो थोड़े बौखला गए, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, टीएलपी के लोगों की एफिलिएशन मिली है हमें, कुछ ये सुराग भी मिला है। तो चीफ जस्टिस कहते हैं ये एफिलिएशन क्या होती है? आप पंजाब पुलिस से हैं या आप पंजाब पुलिस से एफिलिएटेड हैं? तो इतने खैर, ये वाले मामले पे जाते-जाते उन्होंने फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन से ये पूछा, वो बहुत बरहम थे एसपी इन्वेस्टिगेशन पे, और उनसे काफ़ी डाँटते हुए उन्होंने पूछा कि आप बताएँ कि आपको कितना अरसा हो गया पंजाब पुलिस में, पहली बार कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ और मुझे 11 साल हो गए पंजाब पुलिस में। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले आप कहाँ थे? भर्ती कैसे हुए थे? तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज में था। तो उन्होंने कहा फ़ौज में क्या थे? उन्होंने कहा फ़ौज में कैप्टन था। और तो आगे से चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उनसे पूछते हैं कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करके नहीं आए? तो पुलिस वाले साहब खामोश हो गए, वो तो कैप्टन है। तो फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को, जस्टिस मुसर्रत हिलाली के इंटरवीन करने पर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने असल में एडिशनल एडवोकेट जनरल को ये कहा कि कैसे पुलिस वाले को डाँट पड़ने दे रहे हो? आप वकील हो, आप आर्ग्यू करो, आप बताओ। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके ये कहा कि जो ये आपके पुलिस अफ़सर हैं, इनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो वो लोग नहीं अच्छे लगते जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ये अब एसपी इन्वेस्टिगेशन है और ये हमारे सामने, अदालत के सामने जवाब नहीं दे पा रहे। खैर, तो ये वाला मामला हुआ, और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी पूछ लिया एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि क्या हम इस एसपी को मुअत्तल कर दें? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक और मौका दे दें। तो खैर, अब दौरान समाअत एसपी ने अदालत को ये भी बताया कि जेआईटी बनी थी जड़ावाला वाक़े से मुतालिक। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कहते हैं ये जेआईटी क्या भला होती है? कहते हैं जेआईटी तो आप उस मामले पे बना देते हैं जिस मामले को आपने आगे लेकर चलना ही नहीं होता पुलिस ने, यानी जिस मामले को आपने डिले करना होता है या उसका कोई आउटकम नहीं निकालना होता, उस पर आप जेआईटी बना देते हैं। तो आज वहाँ बैठे-बैठे हम क्योंकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इलेक्शंस के बाद आज पहली बार इस तरह खुलकर बोले हैं, तो उनकी बातों से या उनके गुस्से से हम वो सारी चीज़ें जो इलेक्शन से पहले चल रही थी, उनको रिकॉल कर रहे थे, तो याद आया कि जेआईटी तो सहाफ़ियों से मुतालिक भी बनी है। तो क्या चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की एंग्ज़ायटी ये है कि अभी तक सहाफ़ियों के खिलाफ जेआईटी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पहले उन्होंने सहाफ़ियों को डांटा, फिर उन्होंने जेआईटी पर सवाल किया, फिर वो पंजाब पुलिस पे आए, फिर उन्होंने आखिर में ऑर्डर में ये लिखवाया, सहाफ़ियों का जिक्र ऐसे आ गया था कि वकील फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि पेमरा ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन या पेमरा को नोटिस करके कह दें कि वो मजहबी हमांगी से मुतालिक पैगाम चलाएं। अदालत ने ऑर्डर भी यही किया, लेकिन उसके साथ जो बीच में मीडिया को डांटा गया है एक ऐसी पटिशन के ऊपर जिसका ताल्लुक इस केस से नहीं था, तो उससे कुछ यही लगा कि शायद चीफ जस्टिस कुछ गुस्से में है। उसके अलावा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक अहम बात और भी की, और वो ये
कि वो कहते हैं कि जो ब्लास्फेमी से मुतालिक मामला, इंडिया का भी जिक्र किया, बाबरी मस्जिद के शहीद होने का भी जिक्र किया और कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था, तो क्या अब आप वो तमाम तर वाक़ये पाकिस्तान में भी रिपीट करना चाहते हैं? तो उसमें फैसल सिद्दीकी जो कि वकील थे चीफ जस्टिस के सामने, उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क का वो हाल हो और हम वैसे नहीं हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने मुल्क में होने वाले वाक़यात को रोकें। तो खैर वकील फैसल सिद्दीकी ने काफ़ी बड़ी टाइमलाइन अदालत के सामने रखी, कब-कब वाक़यात हुए और उन पर क्या कुछ होना चाहिए। और फैसल सिद्दीकी की सजेशन ये थी कि जब आप पुलिस अफसरान की मुअत्तली का खतरा रखेंगे, तो फिर मामलात सेटल होंगे, फिर पुलिस इंक्वायरी भी करेगी। असल में जड़ावाला वाक़ये के अंदर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही थी और यही अदालत ने भी आज ऑब्ज़र्व किया। लेकिन इसके साथ जो आज का केस था, इसके अंदर चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में सबको ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगाने का इतना शौक क्यों है? ठीक कहते हैं, मज़हबी इंतहा पसंदी उरूज पर है। बात बेबात किसी को ब्लास्फेमिक जो है वो इल्ज़ामात लगा के कत्ल कर देना, कानून अपने हाथ में लेना दुरुस्त नहीं है। और यही चीफ जस्टिस भी कह रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि इस तरह तो पाकिस्तान की इंटरनेशनली सुबकी होती है। जब आप ये कहते हो कि हमारे मुल्क में तो ब्लास्फेमी के इतने केस रिपोर्ट हुए। वो कहते हैं जब कोई शख्स अपने मुँह से, यानी जिस तरह जड़ावाला वाक़ये में खुद मसीह कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ब्लास्फेमिक हरकत नहीं की, तो फिर क्यों आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? तो चीफ जस्टिस काज़ी फरीद ईसा ने जब ये बात की कि अगला बंदा अपने मुँह से खुद ज़ुबानी कह रहा है, तो आप तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? तो फिर वो दिमाग घूम-घुमा के बहुत बुरी तरह बल्ले के निशान वाले केस पे चला गया कि जब वहाँ पीटीआई कह रही थी कि हमने इंटर पार्टी इलेक्शंस करा दिए, तो वहाँ आपको दस्तावेजी सबूत चाहिए था। तो आपका मुल्क, आप जो कि एक बड़ी अदालत में बैठे हैं, वहाँ एक आम आवाम या वहाँ एक आम पुलिस अफ़सर जो कि वाक़ई ही इन अगर उसके सामने लाके ये सबूत रख दिया गया है कि ये फ़लाँ ब्लास्फेमिक कंटेंट है और इसके साथ ये शनाख्ती कार्ड रखा है, तो वो क्यों आँखें बंद के करके यकीन नहीं कर लेगा सर? क्योंकि सिस्टम तो आपके अदालत से चलता हुआ फिर मुल्क की जड़ों तक जा रहा है। तो फिर ये पूरा सिस्टम ऐसा ही है, जहाँ आप यकीन नहीं करते किसी की कही बात पर, हालाँकि वो सबूत दे भी रहे थे। तो वहाँ पर फिर जब ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लग जाता है, तो उस ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के बाद जिस मुल्क में इंतहा पसंदी इस कदर उरूज पे है, जहाँ मौलवियों का राज है, जहाँ पर मुल्क में प्रॉपर्ली इंतहा पसंदी को इंजेक्ट किया गया है, तो वो सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स से और सिर्फ चंद एक पैगामात से कम नहीं हो जाएगी। हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है और वो चेंज शायद आपको लाना चाहिए था, कोई अच्छी मिसाल कायम करके। माज़रत के साथ मीडिया के ऊपर बेवजह तनकीद, उनको हर मामले के अंदर घसीटना और उनके को हर वक्त ये सिखाना कि आपको आज़ादी सहाफ़त तो हासिल है, लेकिन आप इदारों को बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन इदारों को हक है कि वो मीडिया समेत हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बारी बारी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि इदारे शायद आवाम से नहीं बने और इदारों के अंदर बैठे लोग आवाम से बहुत बाला हैं। तो ये पैगाम सिर्फ आपकी अदालत से रोज़ाना नहीं आना चाहिए। बहुत माज़रत के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।